संसा इडाद स्टॉक भोर से पहले ही चला गया था, सेप्टा मोर्गन ने सेंसा को बताया जब वे अपना उपवास तोड़ रहे थे। राजा ने उसे बुलाया है। मुझे लगता है कि एक और शिकार होगा। मुझे बताया गया है कि इन देशों में अभी भी जंगली औरोच हैं। मैंने कभी औरोच नहीं देखा, सेंसा ने टेबल के नीचे लेडी को बेकन का एक टुकड़ा खिलाते हुए कहा। डायरवुल्फ ने उसे उसके हाथ से ले लिया, वह रानी की तरह नाजुक था। सेप्टा मोर्गन ने असहमति जताते हुए सूंघी। एक कुलीन महिला अपनी मेज पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाती, उसने कहा। छत्ते का एक और टुकड़ा तोड़कर शहद को अपनी रोटी पर टपकने दिया। वो कुत्ता नहीं है, वो एक भयंकर भेड़िया है, संसा ने बताया, जबकि लेडी ने अपनी उंगलियां खुरदरी जीभ से चाटी। वैसे भी, पिताजी ने कहा है कि अगर हम चाहें तो उन्हें अपने पास रख सकते हैं। सेप्टा को संतुष्ट नहीं किया गया। तुम एक अच्छी लड़की हो, संसा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, जब उस प्राणी की बात आती है तो तुम अपनी बहन आर्या की तरह ही जिद्दी हो। उसने गुस्से से कहा, और आज सुबह आर्या कहाँ है? उसे भूख नहीं थी, संसा ने कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बहन शायद कई घंटे पहले चुपके से रसोई में गई होगी और किसी रसोइये के लड़के से नाश्ता ले आई होगी। आज उसे अच्छे कपड़े पहनने की याद दिलाए, शायद ग्रे वेलवेट। हम सभी को रानी और राजकुमारी मिर्सेला के साथ शाही जहाज के पहिए के घर में सवारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए। संसा पहले से ही अपने सबसे अच्छे रूप में दिख रही थी। उसने अपने लंबे भूरे बालों को चमकने तक ब्रश किया था और अपने सबसे अच्छे नीले रेशमी कपड़े चुने थे। वो एक सप्ताह से भी अधिक समय से आज के दिन का इंतजार कर रही थी। यह एक शानदार दिन था, रानी के साथ सवारी करने का सम्मान, और इसके अलावा राजकुमार जोफ्रे भी वहां हो सकता है। उसका मंगेतर। बस ये सोचते ही उसके अंदर एक अजीब सी हलचल सी होने लगी, भले ही उनकी शादी को सालों साल होने वाले नहीं थे। संसा अभी तक जोफ्रे को वास्तव में नहीं जानती थी, लेकिन वह पहले से ही उससे प्यार करती थी। वो वैसा ही था जैसा उसने कभी अपने राजकुमार के बारे में सपना देखा था, लंबा और सुंदर और मजबूत, सुनहरे बालों वाला। वो उसके साथ समय बिताने के हर मौके को संजोती थी, भले ही वे बहुत कम थे। आज उसे केवल आर्या से डर लगता था। आर्या के पास सब कुछ बर्बाद करने का एक तरीका था। आप कभी नहीं जानते कि वह क्या करेगी। मैं उसे बता दूंगी, संसा ने अनिश्चितता से कहा, लेकिन वो हमेशा की तरह कपड़े पहनेगी। उसे उम्मीद थी कि यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा। क्या मुझे माफ किया जा सकता है? तुम कर सकती हो। सेप्टा मोर्गन ने खुद को और रोटी और शहद दिया, और संसा बेंच से खिसक गई। लेडी उसके पीछे पीछे सराय के कॉमन रूम से भागती हुई आई। बाहर वो चिल्लाहट और गालियों तथा लकड़ी के पहियों की चरमराहट के बीच एक पल के लिए खड़ी रही, जबकि लोग तंबू और मंडप तोड़ रहे थे और दूसरे दिन के मार्च के लिए गाड़ियों को लोड कर रहे थे। सराय पीले पत्थर की एक विशाल 3 मंजिला इमारत थी, जो सेंसा ने अब तक देखी सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन फिर भी इसमें राजा के दल के 1/3 से भी कम लोगों के लिए जगह थी, जो उसके पिता के घराने और सड़क पर उनके साथ शामिल होने वाले फ्रीराइडर्स के जुड़ने से 400 से अधिक हो गई थी। उसने आर्या को ट्राइडेंट के किनारे पाया। वह निमेरिया को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह अपने फर से सूखी मिट्टी को झाड़ रही थी। डायरवुल्फ को ये प्रक्रिया पसंद नहीं आ रही थी। आर्या ने वही राइडिंग लेदर पहना हुआ था जो उसने कल और परसों पहना था। तुम कुछ सुंदर पहनो, संसा ने उससे कहा। सेप्टा मोर्गन ने ऐसा कहा है। हम आज राजकुमारी मिर्सेला के साथ रानी के विले हाउस में यात्रा कर रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, आर्या ने निमेरिया के उलझे हुए भूरे बालों को सुझाने की कोशिश करते हुए कहा। माइका और मैं नदी के ऊपर की ओर सवारी करने जा रहे हैं और घाट पर माणिकों की तलाश करेंगे। माणिक्य, संसा ने खोकर कहा। कौन से माणिक्य? आर्या ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बहुत बेवकूफ हो। रेगर के माणिक। यहीं पर राजा रॉबर्ट ने उसे मारा था और ताज जीता था। संसा ने अविश्वास से अपनी दुबली पतली छोटी बहन को देखा। तुम माणिकों की तलाश नहीं कर सकते, राजकुमारी हमारा इंतजार कर रही है। रानी ने हम दोनों को आमंत्रित किया है।
मुझे इसकी परवाह नहीं है, आर्या ने कहा। व्हील हाउस में खिड़कियां भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते। तुम क्या देखना चाहती हो? संसा ने झुंझलाते हुए कहा। वह निमंत्रण पाकर रोमांचित थी और उसकी बेवकूफ बहन सब कुछ बर्बाद करने जा रही थी, जैसा कि उसे डर था। ये सब सिर्फ खेत और होल्ड फास्ट है। ऐसा नहीं है, आर्या ने जिद करते हुए कहा। अगर तुम कभी हमारे साथ आओ तो तुम देख सकोगे। मुझे घुड़सवारी से नफरत है, संसा ने उत्साह से कहा। इससे सिर्फ गंदगी, धूल और दर्द होता है। आर्या ने कंधे उचका दिए। चुप रहो, उसने निमिरिया पर झपट्टा मारा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रही हूँ। फिर उसने सेंसा से कहा, जब हम नेक को पार कर रहे थे, मैंने 36 फूल गिने जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, और माइका ने मुझे एक छिपकली शेर दिखाया। संसा कांप उठी। वे 12 दिन से नेक नदी को पार कर रहे थे, एक टेढ़े मेरे पुल से होकर अंतहीन काले दलदल से गुजर रहे थे, और उसे हर पल से नफरत थी। हवा नम और नम थी, पुल इतना संकरा था कि वे रात में ठीक से शिविर भी नहीं लगा सकते थे, उन्हें किंग्स रोड पर ही रुकना पड़ा। आधे डूबे हुए पेड़ों की घनी झाड़ियां उनके चारों ओर चिपकी हुई थीं, शाखाओं से पीली फफूंद की परतें टपक रही थीं। कीचड़ में बड़े बड़े फूल खिले हुए थे और स्थिर पानी के कुंडों पर तैर रहे थे, लेकिन अगर आप इतने मूर्ख थे कि उन्हें तोड़ने के लिए पुल से बाहर निकल गए, तो आपको नीचे खींचने के लिए दलदली रेत इंतजार कर रही थी, और पेड़ों से सांप देख रहे थे, और छिपकली शेर पानी में आधे डूबे हुए तैर रहे थे, जैसे आंखों और दांतों वाले काले लट्ठे। इनमें से कोई भी आर्या को रोक नहीं पाया। बेशक एक दिन वो घोड़े जैसी मुस्कान के साथ वापस आई, उसके बाल उलझे हुए थे और उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उसने पिता के लिए बैंगनी और हरे फूलों का एक फटा हुआ गुच्छा पकड़ा हुआ था। संसा को उम्मीद थी कि वह आर्या को खुद को संभालने और एक उच्च कुल की महिला की तरह व्यवहार करने के लिए कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने केवल उसे गले लगाया और फूलों के लिए धन्यवाद दिया। इससे वह और भी खराब हो गई। फिर पता चला कि बैंगनी फूलों को जहर का चुंबन कहा जाता है, और आर्या की बाहों पर दाने निकल आए। संसा ने सोचा होगा कि शायद उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन आर्या इस पर हंसती रही, और अगले दिन उसने किसी अज्ञानी दलदली महिला की तरह अपनी बाहों पर मिट्टी मल ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दोस्त माइका ने उसे बताया था कि इससे खुजली बंद हो जाएगी। उसकी बाहों और कंधों पर भी चोट के निशान थे, गहरे बैंगनी रंग के निशान और फीके हरे पीले धब्बे। संसा ने उन्हें तब देखा था जब उसकी बहन सोने के लिए कपड़े उतार रही थी। उसे ये कैसे हुए थे, ये सिर्फ 7 देवता ही जानते थे। आर्या अभी भी आगे बढ़ रही थी, निमिरिया की उलझी हुई बालों की लटों को सुलझा रही थी और दक्षिण की ओर जाते समय देखी गई चीज़ों के बारे में बातें कर रही थी। पिछले हफ्ते हमें ये भूतिया वॉच टावर मिला था, और उससे एक दिन पहले हमने जंगली घोड़ों के झुंड का पीछा किया था। तुम्हें उन्हें भागते हुए देखना चाहिए था जब उन्हें निमिरिया की गंध मिली थी। भेड़िया उसकी मुट्ठी में छटपटाया और आर्या ने उसे डांटा। बंद करो, मुझे दूसरी तरफ जाना है, तुम पूरी तरह से कीचड़ में सने हो। तुम्हें कॉलम छोड़कर नहीं जाना चाहिए, संसा ने उसे याद दिलाया। पिताजी ने ऐसा कहा था। आर्या ने कंधे उचका दिए। मैं ज्यादा दूर नहीं गया। वैसे भी निमिरिया पूरे समय मेरे साथ था। मैं भी हमेशा दूर नहीं जाता। कभी कभी सिर्फ वैगन के साथ सवारी करना और लोगों से बात करना मजेदार होता है। संसा को पता था कि आर्या को किस तरह के लोगों से बात करना पसंद है। नौकर और नौकरानियां और नौकरानी, बूढ़े आदमी और नंगे बच्चे, अनिश्चित जन्म के असभ्य बोलने वाले मुफ्तखोर। आर्या किसी से भी दोस्ती कर लेती थी। यह माइका सबसे बुरा था, एक कसाई का लड़का, 13 साल का और जंगली। वह मांस की गाड़ी में सोता था और वध करने वाले ब्लॉक की गंध आती थी। उसे देखना ही संसा को बीमार करने के लिए काफी था, लेकिन आर्या को उसकी संगति ज्यादा पसंद थी। संसा का धैर्य अब खत्म हो रहा था। तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, उसने अपनी बहन से दृढ़ता से कहा। तुम रानी को मना नहीं कर सकती। सेप्टा मोर्डन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आर्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने ब्रश से जोर से झटका मारा। निमिरिया ने गुर्राहट की और अपमानित होकर दूर चली गई।
यहाँ वापस आओ, नींबू केक और चाय होगी, संसा ने कहा, पूरी तरह से वयस्क और समझदार। लेडी ने उसके पैर को छुआ। संसा ने अपने कान खुजाए जिस तरह से उसे अच्छा लगा, और लेडी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। आर्या को निमिरिया का पीछा करते हुए देखना। तुम एक बदबूदार बूढ़े घोड़े की सवारी क्यों करना चाहोगे और दर्द और पसीने से तर क्यों होना चाहोगे, जबकि तुम पंख वाले तकियों पर आराम कर सकते हो और रानी के साथ केक खा सकते हो। मुझे रानी पसंद नहीं है, आर्या ने सहजता से कहा। सांस रुक गई, हैरान थी कि आर्या भी ऐसी बात कह सकती है, लेकिन उसकी बहन बेपरवाह होकर बड़बड़ाती रही। वो मुझे निमिरिया को भी लाने नहीं देगी। उसने ब्रश को अपनी बेल्ट के नीचे दबाया और अपने भेड़िए का पीछा किया। निमिरिया ने उसे सावधानी से आते देखा। राजकीय भवन में भेड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है, संसा ने कहा। और राजकुमारी मिर्सेला उनसे डरती है, ये तो आप जानते ही हैं। मायसेला एक छोटी बच्ची है। आर्या ने निमिरिया को अपनी गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने फिर से ब्रश निकाला, डायरवुल्फ छूट गया और भाग गया। निराश होकर आर्या ने ब्रश नीचे फेंक दिया। बुरा भेड़िया, वह चिल्लाए। संसा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। केनल मास्टर ने एक बार उससे कहा था कि जानवर अपने मालिक की तरह ही व्यवहार करते हैं। उसने लेडी को झट से गले लगा लिया। लेडी ने उसका गाल चाटा। संसा खिलखिला उठी। आर्या ने सुना और घूमकर घूरने लगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो, मैं घुड़सवारी करने जा रही हूँ। उसके लंबे घोड़े जैसे चेहरे पर जिद्दी भाव था, जिसका मतलब था कि वो कुछ जानबूझकर करने जा रही थी। भगवान सच कहे, आर्या, कभी कभी तुम बच्चों की तरह व्यवहार करती हो, संसा ने कहा। मैं अकेले ही जाऊंगी, इस तरह से यह और भी अच्छा रहेगा। लेडी और मैं सभी नींबू केक खाएंगे और बस बेहतरीन समय बिताएंगे तुम्हारे बिना। वह चलने के लिए मुड़ी, लेकिन आर्या उसके पीछे चिल्लाई, वे तुम्हें लेडी को भी लाने नहीं देंगे। इससे पहले कि संसा कोई जवाब सोच पाती, वह नदी के किनारे निमिरिया का पीछा करते हुए चली गई। अकेली और अपमानित, संसा ने सराय में वापस जाने के लिए लंबा रास्ता तय किया, जहां उसे पता था कि सेप्टा मोर्डन उसका इंतजार कर रही होगी। लेडी चुपचाप उसके बगल में चली गई। वह लगभग रोने लगी थी। वो बस यही चाहती थी कि सब कुछ अच्छा और सुंदर हो, जैसा कि गीतों में था। आर्या राजकुमारी मायसेला की तरह प्यारी और नाजुक और दयालु क्यों नहीं हो सकती? उसे ऐसी बहन पसंद होती। सेंसा कभी नहीं समझ पाई कि सिर्फ 2 साल के अंतर से जन्मी 2 बहनें इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। अगर आर्या उनके सौतेले भाई जॉन की तरह कमीनी होती तो यह आसान होता। वो भी दिखने में वैसे ही लगते थे। जॉन स्टार्क्स के लंबे चेहरे और भूरे बालों के साथ, और उसके चेहरे या रंग में उनकी महिला माँ का कुछ भी नहीं था। और जॉन की माँ आम थी, या ऐसा लोग फुसफुसाते थे। एक बार जब वह छोटी थी तो सांसा ने माँ से पूछा भी था कि शायद कोई गलती तो नहीं हुई। शायद ग्रूमकिंस ने उसकी असली बहन को चुरा लिया हो, लेकिन माँ ने केवल हंसते हुए कहा था कि नहीं, आर्या उसकी बेटी और सांसा की सच्ची बहन थी, उनके खून का खून। सांसा सोच नहीं पा रही थी कि माँ इसके बारे में झूठ क्यों बोलना चाहती है, इसलिए उसने सोचा कि यह सच होना चाहिए। जैसे ही वह शिविर के केंद्र के पास पहुंची, उसका दुख जल्दी ही भूल गया। रानी के विले हाउस के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। सांसा ने मधुमक्खियों के छत्ते की तरह भिनभिनाती हुई उत्साहित आवाजें सुनी। उसने देखा कि दरवाजे खुले हुए थे और रानी लकड़ी की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उसे यह कहते हुए सुना, परिषद हमें बहुत सम्मान देती है, मेरे अच्छे स्वामी। क्या हो रहा है? उसने एक नौकर से पूछा जिसे वह जानती थी। काउंसिल ने किंग्स लैंडिंग से घुड़सवारों को भेजा था ताकि वे हमें बाकी रास्ते तक ले जा सके, उसने उसे बताया। राजा के लिए सम्मान गार्ड। देखने के लिए उत्सुक, संसा ने लेडी को भीड़ के बीच से रास्ता साफ करने दिया। लोग डायरवुल्फ की तलाश में जल्दी से एक तरफ हट गए। जब वो करीब पहुंची तो उसने देखा कि 2 शूरवीर रानी के सामने घुटने टेक रहे हैं। उनके कवच इतने बढ़िया और भव्य थे कि उसे देखकर उसकी पलकें झपकनी पड़ गईं।
एक शूरवीर ने सफेद तामचीनी तराजू का एक जटिल सूट पहना था, जो नए नए गिरे बर्फ के मैदान की तरह चमक रहा था, जिसमें चांदी के निशान और क्लैप्स थे जो धूप में चमक रहे थे। जब उसने अपना हेलमेट हटाया तो सांसा ने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल उसके कवच की तरह ही पीले थे, फिर भी वह इतना मजबूत और सुंदर लग रहा था। उसके कंधों से किंग्सगॉड का शुद्ध सफेद लबादा लटका हुआ था। उसका साथी करीब 20 साल का एक आदमी था जिसका कवच गहरे जंगल हरे रंग की स्टील प्लेट का था। वह सबसे सुंदर आदमी था जिसे संसा ने कभी देखा था। लंबा और शक्तिशाली शरीर, काले बाल जो कंधों तक गिरते थे और साफ सुथरे चेहरे को ढांकते थे, और हंसती हरी आंखें उसके कवच से मेल खाती थीं। एक हाथ के नीचे एक सींग वाला हेलमेट था, जिसका शानदार रंग सोने में चमक रहा था। पहले तो संसा ने तीसरे अजनबी को नहीं देखा। वह दूसरों के साथ घुटनों के बल नहीं बैठा। वो एक तरफ खड़ा था, उनके घोड़ों के पास, एक दुबला पतला गंभीर आदमी जो चुपचाप कार्यवाही देख रहा था। उसका चेहरा उदास था, चेचक के निशान और दाढ़ी रहित, गहरी आंखों और धंसे गालों वाला। हालांकि वह बूढ़ा नहीं था, उसके पास सिर्फ कुछ बाल बचे थे, जो उसके कानों के ऊपर उगे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें एक महिला की तरह लंबा कर लिया था। उसका कवच उबले हुए चमड़े की परतों के ऊपर लोहे ग्रे चेनमेल था, सादा और अलंकृत, और यह उम्र और कठिन उपयोग को दर्शाता था। उसके दाहिने कंधे के ऊपर उसकी पीठ पर बंधे ब्लेड का दागदार चमड़े का मूठ दिखाई दे रहा था, एक 2 हाथ वाली बड़ी तलवार, जो उसकी कमर पर पहनने के लिए बहुत लंबी थी। राजा शिकार करने गया है, लेकिन मुझे पता है कि जब वो वापस आएगा तो तुम्हें देखकर खुश होगा, रानी उन 2 शूरवीरों से कह रही थी जो उसके सामने घुटने टेके हुए थे, लेकिन सांसा तीसरे आदमी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसे उसकी नज़र का वजन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। लेडी ने गुर्राहट की। सांसा स्टॉक ने कभी भी महसूस नहीं किया था, इतना भयानक डर अचानक उसके अंदर भर गया। वो पीछे की ओर बढ़ी और किसी से टकरा गई। मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया, और एक पल के लिए सेंसा को लगा कि यह उसके पिता हैं, लेकिन जब वह मुड़ी, तो ये सैंडर क्लेगन का जला हुआ चेहरा था जो उसे देख रहा था। उसका मुंह एक भयानक नकली मुस्कान में मुड़ गया था। तुम कांप रही हो, लड़की, उसने कहा, उसकी आवाज़ कर्कश थी। क्या मैं तुम्हें इतना डराता हूँ? उसने ऐसा किया, और जब से उसने पहली बार देखा था कि आग ने उसके चेहरे को किस तरह बर्बाद कर दिया था, हालांकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे की तुलना में आधा भी भयानक नहीं था। फिर भी संसा उससे दूर हो गई, और हाउंड हंसा, और लेडी उनके बीच चली गई, एक चेतावनी देते हुए। संसा भेड़िए के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने के लिए अपने घुटनों पर गिर गई। वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। वह महसूस कर सकती थी कि वे उस पर नजर रख रहे थे, और यहाँ वहाँ उसने बड़बड़ाते हुए टिप्पणियां और हंसी की आवाज़ें सुनी। भेड़िया, एक आदमी ने कहा, और किसी और ने कहा, सात नरक, यह एक डायरवुल्फ है, और पहले आदमी ने पूछा, ये शिविर में क्या कर रहा है? और हाउंड की कर्कश आवाज़ ने उत्तर दिया, स्टार्क्स उन्हें गीली नर्सों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सेंसा ने महसूस किया कि 2 अजनबी शूरवीर उसे और लेडी को देख रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं, और फिर वह फिर से डर गई, और शर्मिंदा हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रानी को ये कहते सुना, जॉफ्रे, उसके पास जाओ। और उसका राजकुमार वहां था। उसे अकेला छोड़ दो, जोफ्रे ने कहा। वो उसके ऊपर खड़ा था, नीले ऊन और काले चमड़े में सुंदर, उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में मुकुट की तरह चमक रहे थे। उसने उसे अपना हाथ दिया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। क्या बात है, प्यारी महिला, तुम क्यों डर रही हो? कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपनी तलवारें दूर रखो, तुम सब। भेड़िया उसका छोटा पालतू है, बस इतना ही। उसने सैंडा क्लेगन को देखा। और तुम, कुत्ते, दूर हो जाओ, तुम मेरी मंगेतर को डरा रहे हो। हाउंड, हमेशा वफादार, झुक गया और चुपचाप प्रास के बीच से निकल गया। संसा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे लगा कि वह कितनी मूर्ख है। वह विंटरफेल की स्टॉक थी, एक कुलीन महिला, और किसी दिन वह रानी बनेगी। वह नहीं था, मेरे प्यारे राजकुमार, उसने समझाने की कोशिश की।
वह दूसरा था। दोनों अजनबी शूरवीरों ने एक दूसरे को देखा। पेन हरे कवच में युवक ने मुस्कराते हुए कहा। सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने संसा से धीरे से कहा, अक्सर सर इलिन मुझे भी डरा देते हैं, प्यारी महिला। उनका रूप डरावना है। ठीक है, उसे ऐसा करना चाहिए। रानी व्हीलहाउस से उतर चुकी थी। दर्शकों ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गए। अगर दुष्ट राजा के न्याय से नहीं डरते तो आपने गलत आदमी को पद पर बिठाया है। संसा को आखिरकार अपने शब्द मिल गए। तो निश्चित रूप से आपने सही व्यक्ति को चुना है, महामहिम, उसने कहा, और उसके चारों ओर हंसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। बहुत बढ़िया कहा, बच्ची, सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा। जैसा कि एडाद स्टॉक की बेटी के लिए उचित है। मुझे तुम्हें जानकर गर्व हुआ, हालांकि हमारी मुलाकात का तरीका अनियमित था। मैं किंग्सगोड का सर बैरिस्टन सेल्मी हूँ। उसने सिर झुकाया। संसा को नाम पता था, और अब सेप्टा मोर्डन ने उसे जो शिष्टाचार सिखाया था वह उसे याद आ गया। किंग्सगोड के लॉर्ड कमांडर, उसने कहा, और हमारे राजा रॉबर्ट और उससे पहले एरिस टारगेरियन के सलाहकार। सम्मान मेरा है, अच्छे शूरवीर। यहाँ तक कि सुदूर उत्तर में भी गायक बैरिस्टन द बोल्ड के कामों की प्रशंसा करते हैं। हरा शूरवीर फिर से हंसा। तुम्हारा मतलब है बैरिस्टन द ओल्ड। उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी मत करो, बच्ची, वह पहले से ही अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब, भेड़िया लड़की, अगर तुम उसका नाम बता सकती हो, यदि आप मुझे भी ऐसा ही मानते हैं, तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप सचमुच हमारे हैंड की बेटी हैं। जोफ्रे उसके पास अकड़कर खड़ा हो गया। मेरी मंगेतर से कैसे बात करोगी, इसका ध्यान रखना। मैं जवाब दे सकती हूँ, संसा ने अपने राजकुमार के गुस्से को शांत करने के लिए जल्दी से कहा। वो हरे शूरवीर की ओर देखकर मुस्कुराए। आपके हेलमेट पर सुनहरे सींग लगे हैं, मेरे स्वामी। हिरन शाही घराने का प्रतीक है। राजा रॉबर्ट के 2 भाई हैं। आपकी अत्यधिक युवावस्था के कारण आप केवल रेनली बैराथियोन, स्टॉर्मैंड के भगवान और राजा के सलाहकार हो सकते हैं, और इसलिए मैं आपको नाम देता हूँ। सर बैरिस्टन ने हंसते हुए कहा, अपनी अत्यंत युवावस्था के कारण वह केवल एक उछलता कूदता मूर्ख ही हो सकता है, और इसलिए मैंने उसका नाम रखा है। लॉर्ड रेनली ने खुद ही हंसी मजाक शुरू कर दिया। कुछ पल पहले का तनाव दूर हो गया था और संसा को सहज महसूस होने लगा था, लेकिन सर इलिन पेन ने 2 आदमियों को कंधे से अलग कर दिया और उसके सामने बिना मुस्कुराए खड़े हो गए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। लेडी ने अपने दांत दिखाए और धमकी से भरी एक धीमी गड़गड़ाहट शुरू कर दी, लेकिन इस बार संसा ने भेड़िए के सिर पर एक कोमल हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। मुझे खेद है अगर मैंने आपको नाराज किया, सर इलिन, उसने कहा। वह जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मुखिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी पीली रंगहीन आंखें उसके कपड़े और फिर त्वचा को अलग करती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसकी आत्मा उसके सामने नंगी हो गई। फिर भी चुप रहकर वह मुड़ा और चला गया। संसा को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने राजकुमार की ओर देखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा, महाराज? वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? सर इलिन पिछले 14 वर्षों से बातूनी नहीं रहे हैं, लॉर्ड रेनली ने धूर्त मुस्कान के साथ टिप्पणी की। जोफ्रे ने अपने चाचा को घृणा भरी नज़र से देखा, फिर सेंसा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एरिस टारगेरियन की जीभ गर्म चिमटों से फाड़ दी गई थी। वह अपनी तलवार से बहुत ही शानदार ढंग से बात करता है, रानी ने कहा, और हमारे राज्य के प्रति उसकी भक्ति पर कोई सवाल नहीं है। फिर वह शालीनता से मुस्कुराए और बोली, सांसा, अच्छे सलाहकारों और मुझे तब तक एक साथ बात करनी चाहिए जब तक राजा तुम्हारे पिता के साथ वापस नहीं आ जाता। मुझे डर है कि हमें तुम्हारा दिन मर्सेला के साथ स्थगित करना पड़ेगा। कृपया अपनी प्यारी बहन को मेरी माफ़ी दे दो। जोफ्रे, शायद तुम आज हमारे मेहमान का सत्कार करने की कृपा करो। यह मेरी खुशी होगी, माँ, जोफ्रे ने बहुत औपचारिकता से कहा। उसने उसे हाथ से पकड़ा और उसे व्हीलहाउस से दूर ले गया, और सेंसा की आत्मा उड़ गई। अपने राजकुमार के साथ पूरा दिन उसने जोफ्रे को श्रद्धा से देखा। वह बहुत बहादुर था, उसने सोचा।
जिस तरह से उसने उसे सरेलिन और हाउंड से बचाया था, वह लगभग गीतों की तरह था, जैसे कि मेरा शील्ड के सरविन ने राजकुमारी डेरिसा को दिग्गजों से बचाया था, या राजकुमार एमोन ड्रैगन नाइट ने दुष्ट सर मोरगिल के बदनामी के खिलाफ रानी नेरिस के सम्मान की वकालत की थी। अपनी आस्तीन पर जॉफ्रे के हाथ के स्पर्श से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या करना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, संसा ने सोचा, लेकिन उसने कहा, तुम जो भी करना चाहो मेरे राजकुमार। जोफ्रे ने एक क्षण सोचा, हम घुड़सवारी कर सकते हैं। ओह, मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, संसा ने कहा। जोफ्रे ने लेडी की ओर देखा, जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। तुम्हारा भेड़िया घोड़ों को डरा सकता है, और मेरा कुत्ता तुम्हें डराता है। चलो हम उन दोनों को पीछे छोड़ दें और अपने अपने रास्ते पर चलें, तुम क्या कहते हो? संसा ने हिचकिचाहट के साथ कहा, अगर आप चाहें तो। मुझे लगता है कि मैं लेडी को बांध सकती हूँ। हालांकि उसे समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि आपके पास एक कुत्ता है। जोफ्रे हंसा। सच में वह मेरी माँ का कुत्ता है। उसने उसे मेरी रखवाली के लिए रखा है और वह मेरी रखवाली करता है। तुम्हारा मतलब हाउंड से है, उसने कहा। वह खुद को इतनी धीमी होने के लिए कोसना चाहती थी। अगर वह बेवकूफ़ लगती तो उसका राजकुमार उससे कभी प्यार नहीं करता। क्या उसे पीछे छोड़ना सुरक्षित है? राजकुमार जोफ्रे इस बात से नाराज दिखे कि वो ये सवाल भी पूछ रही है। डरो मत, लेडी, मैं लगभग बड़ा हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे भाइयों की तरह लकड़ी से नहीं लड़ता। मुझे बस यही चाहिए। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे दिखाया। 12 साल के लड़के के हिसाब से एक लंबी तलवार, जो नीले रंग की स्टील की चमकीली, महल की जालीदार और दोधारी तलवार थी, चमड़े की पकड़ और सोने में शेर के सिर की मूठ थी। सेंसा ने इस पर प्रशंसापूर्वक कहा और जोफ्रे प्रसन्न दिखाई दिया। मैं इसे शेर का दांत कहता हूँ, उसने कहा, और इसलिए उन्होंने उसके डायरवुल्फ और उसके अंगरक्षक को अपने पीछे छोड़ दिया, जबकि वे ट्राइडेंट के उत्तरी किनारे पर पूर्व की ओर चले गए। उनके साथ लानटूथ को छोड़कर कोई भी नहीं था। यह एक शानदार दिन था, एक जादुई दिन। हवा फूलों की खुशबू से गर्म और भारी थी, और यहाँ के जंगलों में एक सौम्य सुंदरता थी जो संसा ने उत्तर में कभी नहीं देखी थी। राजकुमार जोफ्रे का घोड़ा एक ब्लड बे घोड़ा था, जो हवा की तरह तेज था, और वह बेपरवाही से उस पर सवार था, इतनी तेज कि संसा को अपनी घोड़ी के साथ बने रहना मुश्किल हो गया। ये रोमांच का दिन था। उन्होंने नदी के किनारे की गुफाओं की खोज की और एक छाया बिल्ली को उसके ठिकाने तक ट्रैक किया, और जब वे भूखे हो गए तो जोफ्रे ने उसके धुएं के पास एक पकड़ बनाई और उन्हें अपने राजकुमार और उसकी महिला के लिए भोजन और शराब लाने के लिए कहा। उन्होंने नदी से ताज़ा ट्राउट खाया, और संसा ने पहले जितनी शराब पी थी उससे कहीं ज्यादा पी। मेरे पिता हमें केवल एक कप पीने देते हैं, और केवल दावतों में, उसने अपने राजकुमार से कबूल किया। मेरी मंगेतर जितना चाहे पी सकती है, जोफ्रे ने उसका प्याला फिर से भरते हुए कहा। खाने के बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जोफ्रे ने उनके लिए गाना गाया, उसकी आवाज़ ऊंची, मीठी और शुद्ध थी। शराब के कारण संसा को थोड़ा चक्कर आ रहा था। क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? उसने पूछा। जल्द ही, जोफ्रे ने कहा। युद्ध का मैदान ठीक सामने है, जहां नदी मुड़ती है। यहीं पर मेरे पिता ने रेगर टारगेरियन को मारा था, तुम्हें पता है। उसने उसकी छाती पर कवच के आर पार वार किया था। जोफ्रे ने उसे दिखाने के लिए एक काल्पनिक वारहैमर घुमाया कि यह कैसे किया जाता है। फिर मेरे चाचा जैमी ने बूढ़े एरिस को मार डाला, और मेरे पिता राजा बन गए। वह आवाज़ क्या है? संसा ने भी जंगल में तैरते हुए लकड़ी की खटखट जैसी आवाज़ सुनी, स्नैक स्नैक स्नैक। मुझे नहीं पता, उसने कहा। हालांकि इससे वह घबरा गई। जोफ्रे, चलो वापस चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि यह क्या है। जोफ्रे ने आवाज़ों की दिशा में अपना घोड़ा मोड़ दिया, और सेंसा के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आवाज़ें तेज और ज्यादा स्पष्ट होती गईं, लकड़ी पर लकड़ी की खटपट, और जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्हें भारी सांसें भी सुनाई देने लगीं, और कभी कभी एक घुरघुराहट भी। कोई है वहाँ? संसा ने उत्सुकता से कहा। उसने
खुद को लेडी के बारे में सोचते हुए पाया, काश डायरवुल्फ उसके साथ होता। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। जॉफ्रे ने अपना शेर का दांत म्यान से बाहर निकाला। चमड़े पर स्टील की आवाज सुनकर वह कांप उठी। इस तरफ उसने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए कहा। नदी के किनारे एक खुले मैदान में वे एक लड़के और लड़की को शूरवीरों का खेल खेलते हुए देखते हैं। उनकी तलवारें लकड़ी की छड़ें थीं, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे झाड़ू के हैंडल हैं, और वे घास पर दौड़ रहे थे, एक दूसरे पर जोर से वार कर रहे थे। लड़का कई साल बड़ा था, एक सिर लंबा था और बहुत मजबूत था, और वह हमला कर रहा था। लड़की गंदे चमड़े में एक दुबली पतली चीज लड़के के अधिकांश वारों के बीच अपनी छड़ी को चकमा दे रही थी, लेकिन सभी नहीं। जब उसने उस पर झपट्टा मारने की कोशिश की तो उसने अपनी छड़ी से उसकी छड़ी पकड़ी, उसे एक तरफ धकेला और अपनी लकड़ी को उसकी उंगलियों पर जोर से गिरा दिया। वह चिल्लाए और अपना हथियार खो दिया। राजकुमार जोफ्रे हंसे। लड़के ने चारों ओर देखा, आंखें चौड़ी करके और चौंक कर, और अपनी छड़ी घास में गिरा दी। लड़की ने उन्हें घूर कर देखा, डंक को बाहर निकालने के लिए अपनी अंगुलियों को चूसा और संसा भयभीत हो गई। आर्या, उसने अविश्वसनीय रूप से पुकारा। चले जाओ, आर्या ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखों में गुस्से के आंसू थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अकेला छोड़ दो। जोफ्रे ने आर्या से लेकर संसा और फिर वापस देखा। तुम्हारी बहन। उसने सिर हिलाया, शर्माते हुए। जोफ्रे ने लड़के की जांच की। एक भद्दा लड़का, एक खुरदरा, झाइयों वाला चेहरा और घने लाल बाल। और तुम कौन हो, लड़के? उसने एक आज्ञाकारी स्वर में पूछा, जिसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दूसरा उससे 1 साल बड़ा था। माइका, लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने राजकुमार को पहचान लिया और टाल दिया। उसकी आंखें। महाशय, वह कसाई का लड़का है, संसा ने कहा। वह मेरा दोस्त है, आर्या ने तीखी आवाज में कहा। तुम उसे अकेला छोड़ दो। एक कसाई का लड़का जो शूरवीर बनना चाहता है न? जोफ्रे तलवार हाथ में लेकर अपने घोड़े से नीचे उतरा। अपनी तलवार उठाओ, कसाई के लड़के, उसने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। माइका डर के मारे वहीं खड़ा रहा। जोफ्रे उसकी ओर बढ़ा। चलो, इसे उठाओ, या तुम सिर्फ छोटी लड़कियों से ही लड़ते हो? उसने मुझसे भी यही कहा, महाशय, माइका ने कहा। उसने मुझसे भी यही कहा। सेंसा को आर्या की तरफ देखना था और अपनी बहन के चेहरे पर लाली देखनी थी। तभी उसे पता चल गया कि लड़का सच बोल रहा है, लेकिन जोफ्रे सुनने के मूड में नहीं था। शराब ने उसे पागल कर दिया था। क्या तुम अपनी तलवार उठाने जा रहे हो? माइका ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ एक छड़ी है, महाराज। यह कोई तलवार नहीं है, ये सिर्फ एक छड़ी है। और तुम सिर्फ एक कसाई के लड़के हो, कोई शूरवीर नहीं। जोफ्रे ने शेर का दांत उठाया और उसकी नोक माइका के गाल पर आंख के नीचे रख दी, जबकि कसाई का लड़का कांप रहा था। वो मेरी महिला की बहन थी जिसे तुम मार रहे थे, क्या तुम्हें पता है? जहां उसकी तलवार माइका के मांस में दबी थी, वहां खून की एक चमकीली कली खिली और एक धीमी लाल रेखा लड़के के गाल पर टपक गई। बंद करो, आर्या चिल्लाई। उसने अपनी गिरी हुई छड़ी पकड़ ली। संसा डर गई। आर्या, तुम इससे दूर रहो। मैं उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, राजकुमार जोफ्रे ने आर्या से कहा। उसने अपनी नजरें कसाई के लड़के से कभी नहीं हटाईं। आर्या उसके लिए गए। सांसा अपनी घोड़ी से फिसल गई, लेकिन वो बहुत धीमी थी। आर्या ने दोनों हाथों से वार किया। लकड़ी के टुकड़े राजकुमार के सिर के पीछे से टकराने पर एक जोरदार दरार हुई, और फिर सांसा की भयभीत आंखों के सामने एक साथ सब कुछ हुआ। जोफ्रे लड़खड़ा गया और चारों ओर घूम गया, गालियां बकते हुए। माइका अपनी पूरी ताकत से पेड़ों की ओर भागा। आर्या ने फिर से राजकुमार पर वार किया, लेकिन इस बार जोफ्रे ने शेर के दांत पर वार को पकड़ लिया और उसकी टूटी हुई छड़ी को उसके हाथों से उड़ा दिया। उसके सिर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था और उसकी आंखें जल रही थीं। सांसा चिल्ला रही थी, नहीं, नहीं, रुक जाओ, तुम दोनों, तुम इसे खराब कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था।
आर्या ने एक पत्थर उठाया और जॉफ्रे के सिर पर फेंका। उसने इसके बजाय उसके घोड़े को मारा और खूनी बे ने पीछे हटकर माइका के पीछे सरपट भागना शुरू कर दिया। रुको, मत करो, रुक जाओ, सांसा चिल्लाई। जोफ्रे ने अपनी तलवार से आर्या पर वार किया। वो गंदी गंदी बातें, गंदे शब्द, गंदी बातें चिल्ला रहा था। आर्या अब डरी हुई सी पीछे की ओर भागी, लेकिन जोफ्रे ने उसका पीछा किया, उसे जंगल की ओर खदेड़ते हुए उसे एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। संसा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो असहाय होकर देखती रही, लगभग अपने आंसुओं से अंधी हो गई। फिर एक धूसर धुंध उसके सामने से गुजरी और अचानक निमिरिया वहां थी, छलांग लगाते हुए, जबड़े जोफ्रे की तलवार वाली भुजा के चारों ओर बंद हो रहे थे। स्टील भेड़िए ने उसे पैरों से नीचे गिरा दिया और वे घास में लुढ़क गए। भेड़िया गुर्रा रहा था और उसे चीर रहा था। राजकुमार दर्द से चीख रहा था। उसे हटाओ, वह चिल्लाया। उसे हटाओ। आर्या की आवाज कोड़े की तरह फटी। निमिरिया। डायरवुल्फ ने जोफ्री को छोड़ दिया और आर्या के पास चला गया। राजकुमार घास में लेटा हुआ था, कराह रहा था, अपने कटे हुए हाथ को सहला रहा था। उसकी कमीज खून से लथपथ थी। आर्या ने कहा, उसने तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। ज्यादा। उसने शेर का दांत उठाया जहां वह गिरा था और उसके ऊपर खड़ी हो गई, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। जॉफ्रे ने डरी हुई आवाज में उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं अपनी मां को बता दूंगा। तुम उसे अकेला छोड़ दो। संसा अपनी बहन पर चिल्लाई। आर्या ने घूमकर तलवार को हवा में उछाला और अपना पूरा शरीर फेंक दिया। जैसे ही तलवार नदी के ऊपर घूमी, नीला स्टील सूरज की रोशनी में चमक उठा। यह पानी से टकराया और छपाक से गायब हो गया। जोफ्रे ने कराहते हुए कहा। आर्या अपने घोड़े की ओर भागी, निमिरिया उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उनके जाने के बाद संसा राजकुमार जोफ्रे के पास गई। उसकी आंखें दर्द से बंद थीं, उसकी सांस उखड़ रही थी। संसा उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। जोफ्रे, वो सिसक उठी। ओह, देखो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया। मेरे बेचारे राजकुमार, डरो मत, मैं होल्डफास्ट तक जाऊंगी और तुम्हारे लिए मदद लाऊंगी। उसने कोमलता से हाथ बढ़ाया और उसके मुलायम सुनहरे बालों को पीछे की ओर ब्रश किया। उसकी आंखें खुली और उसने उसे देखा और वहां सिर्फ घृणा थी, सबसे घिनौना तिरस्कार। तो जाओ, उसने उस पर थूका, और मुझे मत छुओ।